हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रकाश रसायन की। ये है आपका बीएससी फाइनल ईयर यूनिट 4 या आपका ये रहेगा 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें सेकंड या थर्ड यूनिट में ये है। तो अपन पहले देखते हैं कि प्रकाश रसायन किसे कहते हैं। व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, कि प्रकाश रसायन विज्ञान अभिक्रियाओं पर प्रकाश विकिरणों के प्रभाव का अध्ययन है। ये क्या है कि स्टडी है कि लाइट का जो रिएक्शन है उन पे क्या असर होता है। इसमें इंटरेक्शन होता है रेडिएशंस का मैटर के साथ में। तो यहाँ से कुछ अभिक्रियाएँ होती है। उन अभिक्रियाओं में दो प्रकार की मेन अभिक्रियाएँ होती है। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रियाएँ और एक होती है उष्मिक अभिक्रियाएँ। प्रकाशिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, उष्मिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, अपन उनको समझते हैं। ऊष्मीय अभिक्रियाओं में क्या होता है कि सबसे पहले पदार्थ ऊष्मा लेता है। ऊष्मा लेता है तो सक्रियत होता है, एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, वो दूसरे अणुओं से टकराता है या सक्रियत अणु आपस में टकराते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बाद में ये काइमिक कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ये जो रिएक्शन कहलाती है ये है थर्मल रिएक्शन या ऊष्मीय अभिक्रिया। जैसे N2+O2 2NO का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी है जिसमें कि फोटोन की प्रेजेंस जरूरी है या लाइट की प्रेजेंस जरूरी है। लाइट को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरणें। तो उनके कारण प्रेरित होती है, तो उसे बोलते हैं अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं बात करते हैं अपन इनमें एग्जाम्पल की। तो सबसे पहली आती है प्रकाश, वो एक वियोजन होता है, डिसोसिएशन। तो 2HBr डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H2+Br2। दूसरी आती है कॉम्बिनेशन, संयोजन, H2+Cl2 क्या बनाएगा, 2HCl। बहुलीकरण होता है, NC2H2 क्या बनाएगा, C2H2N पॉलीमर बना लेगा। योग अभिक्रियाएं होती है, एडिशन अभिक्रियाएं, जिसमें Br2 जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से। या रीअरेंजमेंट होता है जिसमें फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड बना लेता है। अपघटन भी होती है जिसमें कि 2O3 मिला के 3O2 बनता है, कि ओजोन से क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। डबल डिकम्पोजिशन भी एक टाइप की रिएक्शंस है जिसमें एक दूसरे के साथ डबल डिकम्पोज हो जाते हैं। बात करते हैं अपन इनके डिफरेंस की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछा जाता है कि क्या भाई क्या अंतर है थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। तो थर्मल रिएक्शन में तापमान गुणांक सामान्यतः बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं और तापमान वृद्धि से अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुना बढ़ जाती है। जैसा अपन ने टेम्परेचर कोफिशिएंट में देखा था कि ये जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये इससे बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं इनमें, और जैसे अपन इसको बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर 2 या 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन प्रकाश अभिक्रियाओं में ऊष्मीय अभिक्रियाओं की तुलना में तापमान गुणांक कम होता है। 10 डिग्री तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया की दर में नगण्य वृद्धि होती है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन यहाँ 10 डिग्री बढ़ा लेते तो क्या हो रहा था, 2 से 3 गुना बढ़ रही थी। सेकंड, अभिक्रियाएं तापमान पर निर्भर करती है। ऊष्मीय अभिक्रियाएं ऊष्मा या तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन प्रकाशीय अभिक्रियाएं केवल प्रकाश विकिरणों पर या विद्युत चुंबकीय उपकरणों पर, मतलब EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ही डिपेंड करती है, थर्मल पर नहीं। ऊष्मीय अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी में कमी होती है। लेकिन अधिकांश प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि थर्मल अभिक्रियाओं में किसी दी हुई निश्चित सांद्रता पर ऊष्मीय अभिक्रियाओं की दर केवल तापमान परिवर्तन से परिवर्तित की जा सकती है। इट कैन बी चेंज बाय द चेंज इन टेम्परेचर ओनली। लेकिन यहाँ जब अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे या फोटोकेमिकल रिएक्शन की, तो इनमें जो क्रिया की दर है प्रकाश विकिरणों की तीव्रता से परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन ऊष्मीय अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की गति उच्च ताप पर ही प्राप्त हो सकती है। निम्न तापों पर सामान्यतः जनरली दर कम रहती है। जो रेट है वो हाई टेम्परेचर पे ही मिलेगी, कम टेम्परेचर पे जनरली क्या रहेगी, कम। इसमें अभिक्रिया की दर उच्च तीव्रता वाले प्रकाश से कम और सामान्य ताप पर भी प्राप्त हो सकती है। टेम्परेचर का इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल पार्ट नहीं है। ऊष्मीय अभिक्रियाओं में अणुओं की सक्रियता की दर तापमान पर निर्भर करती है। एक्टिवेशन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है,
टेम्परेचर पर। इसमें अणुओं की सक्रियता की दर तापमान पर निर्भर नहीं करती। ऊष्मीय विक्रियाओं में अधिक ऊष्मा अवशोषण से आयनन संभव हो जाता है, यहाँ पर आयनन बहुत कम ही संभव हो पाता है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे प्रकाश रसायन के नियमों की। तो रसायन के नियमों में पहला नियम है ग्रॉथस ड्रेपर का नियम, दूसरा लैम्बर्ट का नियम, तीसरा बियर का नियम, या दोनों को मिला देते हैं तो लैम्बर्ट बियर नियम, आइंस्टाइन का नियम या आइंस्टाइंस लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस। तो पहला नियम देखते हैं अपन, ग्रॉथस ड्रेपर नियम। तो इसने कहा कि केवल वही विकिरणें रासायनिक परिवर्तन लाने में प्रभावशाली होती है जो क्रिया करने वाले सिस्टम द्वारा अवशोषित होती है। अगर कोई अपनी रेस एब्जॉर्ब हो रही है तो ही फोटोकेमिकल चेंज होगा, अगर अवशोषित ही नहीं हो रही तो फोटोकेमिकल चेंज नहीं होगा। केवल अवशोषित होने वाले विकिरणों ही रासायनिक परिवर्तन करने में प्रभावशाली होते हैं। दिस इज द ग्रॉथस और ड्रेपर नियम। सेकंड नियम की बात करते हैं तो वो इसको अपन ने बोल दिया है, इसी नियम को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एब्जॉर्ब्स या आई एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू आई ज़ीरो मीन्स माइनस आई टी। तो यहाँ पर आई ज़ीरो है वो अवशोषण होने वाले प्रकाश की तीव्रता है, टी ट्रांसफर वाले प्रकाश की तीव्रता है, और आई एब्जॉर्ब अवशोषित प्रकाश की तीव्रता है। जो प्रवेश करेगा वो आई ज़ीरो, जो जाएगा वो आई टी, और जो रुक जाएगा वो आई ए बी एस। सेकेंड रूल की बात करते हैं, वो है आपका स्टारकाइंस्टीन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस, कि कोई भी अणु या परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश द्वारा सक्रिय किया जाता है, मान लो कोई अणु है या परमाणु है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में प्रकाश द्वारा एक्टिवेट किया जा रहा है, तो अभिक्रिया के प्रारंभिक पथ में केवल एक क्वांटम प्रकाश अवशोषित कर सक्रिय होता है। कि एक एटम है तो एक क्वांटा एब्जॉर्ब करेगा, दो है तो दो, चार है तो चार, छः तो छः। तो प्रत्येक अणु या परमाणु के प्रकाश के कारण रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है, केवल एक क्वांटम एब्जॉर्ब कर सकता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वलेंस, जितना केमिकल उतना फोटोन, इसे बोलते हैं फोटोकेमिकल इक्वलेंस, इक्वल टू एच न्यू, या इससे भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं अपन क्वांटम दक्षता की या क्वांटम इफिशिएंसी की। तो क्वांटम इफिशिएंसी क्या होती है, क्वांटम दक्षता क्या है, दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या अपॉन उसी समय में उतने ही अणुओं द्वारा अवशोषित प्रकाश के क्वांटमों की संख्या, की कितने क्वांटम एब्जॉर्ब होकर कितने अणु सक्रिय हो रहे हैं, वो उसकी कहलाती दक्षता। मान लो 100 ने एब्जॉर्ब किया और 100 एक्टिवेट हो गए तो दक्षता की आएगी 100%। अगर 100 ने लिया और 90 हुए तो कितने की हो जाएगी, 90%। बात करते हैं अपन अगली, इसमें क्वांटम दक्षता के लिए अध्ययन करने के लिए अपन एक एपरेटस लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं लाइट का सोर्स। लाइट के सोर्स को निकालते हैं अपन स्लिट में से, स्लिट मतलब पतली सी झिर्री, उससे निकलेगा तो वहाँ से लाइट होगी, लेंस पे आएगी, लेंस पे आने से वो दो टाइप में जाएगी, मोनोक्रोमेटर से अगेन आएगी स्लिट पे, स्लिट से आएगी लेंस में, फिर जाएगी वो रिएक्शन सेल में, और रिएक्शन सेल से आएगी वो डिटेक्टर पे। फिर बात करते हैं अपन इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो अपन ने देखे वो अपन देखते हैं फोटो सेल की क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे लाइट्स आती हैं, कैसे चेंज होते हैं। तो पहला आता है फोटो सेल। फोटो सेल क्या करता है, सबसे सरल फोटो सेल फोटो ट्यूब में कांच का एक बल्ब लगा रहता है जिसके अंदर ऐसे पदार्थ जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगाकर एक परत बना देते हैं, और इस परत पर विकिरणें पड़ने पर ये जैसे ये बना दिया अपने फोटो सेल, ये फोटो सेल में अपने परत बना दी ब्लैक, वहाँ से आ रही लाइट, रेडिएशन आती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा तो इसके कुछ भाग पे अपन लेप नहीं करते हैं, इस भाग से होकर प्रकाश की किरणें बल्ब में प्रवेश कर जाती है। यह परत कैथोड का कार्य करती है जैसा अपना इसमें दिखाया गया है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं रेडियो माइक्रोमीटर की या सूक्ष्म माइक्रोमीटर की, सूक्ष्ममापी की। तो रेडियो माइक्रोमीटर क्या करता है कि यह उपकरणों की तीव्रता नापने के काम आता है कि भैया जो आ रही लाइट उसकी तीव्रता क्या है, उसके लिए सुग्राही उपकरण है। बात करते हैं अपन थर्मोपाइल की।
या ताप विद्युत पायल की, तो प्रकाश की तीव्रता नापने की सबसे अधिक आधुनिक और सही और सुग्राही विधि है यह ताप विद्युत पायल या थर्मोपाइल। अनेक थर्मोकपल्स में इन से प्राप्त हुआ जो परस्पर श्रेणी में जुड़े रहते हैं। फिर आता है आपका एक्टिनोमीटर। ये वास्तव में ऐसे गैसीय मिश्रण या विलयन होते हैं जो प्रकाश के प्रति अति सुग्राही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे पढ़ते हैं तो ये किसी सीमा तक उस निर्धारण, वो जो ऊर्जा है उसकी मात्रा का निर्धारण कर लेते हैं। फिर आता है बुस्टन रोस्कोमीटर और आता है लेटन या फॉक्स एक्टिनोमीटर। ये अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट